नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश के नक्शे पर मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज जापान और दक्षिण कोरिया के 10 दिवसीय दौरे पर रवाना हुआ है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देने के लिए कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, टकराम वर्मा, गजेंद्र यादव और तमाम अन्य विधायक इस दौरान मौजूद रहे। जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फ्रूट प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है और उसमें बहुत काम। छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने कहा कि ये विस्तार राज्य की 3 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने इसे जन आकांक्षाओं से जुड़ा निर्णय बताया है और कहा है कि सरकार की कोशिश है कि विकास और सुशासन हर क्षेत्र तक पहुंचे। मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर सरकार का ये संदेश साफ है कि अब जिम्मेदारी और जवाबदेही को और व्यापक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को लक्ष्य करके ये मंत्रिपरिषद बनी है, विभागों का बंटवारा हुआ है कि हम छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली ला सके। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हम सब इस ध्येय के साथ काम करने वाले हैं। युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा और सरकार के काम हितग्राहियों तक पहुंचेगा। भोपाल में आज कानून का बुलडोजर कुख्यात मछली गैंग पर चला है। शारिक मछली नाम जिसने नशे का कारोबार, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद का गंदा खेल खेला, उसकी 3 मंजिला हवेली आज माटी में मिला दी गई है। सरकारी जमीन पर खड़ी 22 करोड़ की आलीशान कोठी बुलडोजर के नीचे ढह गई। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई को देखने के लिए आसपास की जनता उमड़ पड़ी। बुलडोजर का पंजा चलता गया और देखते देखते अवैध साम्राज्य ध्वस्त हो गया। भोपाल की जनता ने तिरंगा लहराकर इस कार्रवाई का स्वागत किया है और साफ संदेश दिया है कि नशे का धंधा हो या लव जिहाद का खेल, अब सिर्फ बुलडोजर के नीचे ही दबेगा। संसद का मॉनसून सत्र जो 21 जुलाई से शुरू हुआ था, आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये जानकारी दी, लेकिन साथ ही उन्होंने सांसदों को जमकर फटकार भी लगाए। निर्धारित 120 घंटे की कार्रवाई में से केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी है। अब सवाल ये है कि क्या संसदीय लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंच सिर्फ राजनीतिक हंगामों और बॉयकॉट की तस्वीर बनकर रह गया है? ये खास रिपोर्ट देखिए। 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र उम्मीदों से भरा था। सरकार ने 120 घंटे की चर्चा का लक्ष्य रखा था। करीब 1 दर्जन से अधिक विधेयकों को पारित कराने का एजेंडा तय था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हंगामे, स्थगन और विपक्षी बॉयकॉट ने इस पूरे सत्र को पूरी तरह ठप कर दिया। सदन के भीतर की बहसें अब बहसों तक सीमित नहीं रही, वे नारेबाजी और कागज उछालने तक पहुंच गई। संसद में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, ये अंतर इस बार इतना गहरा था कि स्वयं लोकसभा स्पीकर को सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ा कि विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुकूल नहीं है। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी,
कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। इस सत्र के दौरान लोकसभा में कुल 12 विधेयक पारित किए गए, जिनमें से कई महत्वपूर्ण थे। सबसे प्रमुख विधेयकों में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 शामिल रहा, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में पेश किया और हंगामे के बीच पास भी हुआ। ये बिल देश में तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन मनी गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रण करने का प्रयास है। ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है, जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब स्टैब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा फैमिलीज पे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अन्य विधेयक पेश किए, लेकिन इनकी प्रतियां विपक्षी सांसदों ने फाड़कर सदन में उछाल दी। कुछ सांसदों ने तो कागज के गोले बनाकर गृह मंत्री पर फेंकने तक का कदम उठा लिया। बाद में इन बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उप सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त समिति पर राज्यसभा का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। यहाँ पर कुल 14 विधेयक पारित किए गए, लेकिन हंगामे के बीच केवल पहले दिन का बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 ही बिना किसी व्यवधान के पास हो पाया। बाकी विधेयकों को चर्चा के बिना या विपक्षी बॉयकॉट के बिना जल्दबाजी में पास किया गया। एक प्रमुख विधेयक था भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, जिसके तहत असम के गुवाहाटी में देश का 22वां IIM खोला जाना है। इस बिल का पारित होना असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा रहा बिहार SIR यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिस पर वे हर हाल में चर्चा की मांग कर रहे थे। यही मुद्दा विपक्ष के विरोध और आक्रोश का केंद्र बना रहा। बार बार नारेबाजी, सीटों पर खड़े होकर विरोध और सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने जैसी घटनाएं सामने आई। सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर चर्चा से इनकार किया गया और नतीजा ये हुआ कि कई दिन संसद ठप रही। विपक्षी नेता बार बार ये कहते रहे कि सरकार बहस से भाग रही है और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष सिर्फ सत्र को बाधित करने की रणनीति अपनाए हुए है। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है उनसे। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउ नहीं। अगर इस सत्र को सिर्फ आंकड़ों की नजर से देखें तो तस्वीर बेहद निराशाजनक है। निर्धारित 120 घंटे की चर्चा में से सिर्फ 37 घंटे ही बहस हो पाए। 419 सवाल पूछे गए, लेकिन केवल 55 के ही मौखिक उत्तर दिए गए। इसका मतलब ये है कि संसद का एक बड़ा हिस्सा
सिर्फ शोरगुल और अव्यवस्था में चला गया। लोकसभा स्पीकर के अनुसार केवल 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर गंभीर चर्चा हुई, जो इस सत्र की एकमात्र उल्लेखनीय उपलब्धि कही जा सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा, जो कि विपक्ष के सवाल का सीधा जवाब था। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। सत्र के समापन पर जब स्पीकर ओम बिरला ने शिष्टाचार बैठक बुलाई, तो उसमें विपक्ष के प्रमुख नेताओं, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाग नहीं लिया। इससे पहले सदन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सत्र संसदीय गरिमा की दृष्टि से गहरी विफलता है। उन्होंने सांसदों से सवाल किया कि क्या वे जनता के प्रतिनिधि हैं या केवल राजनीतिक मंच के अभिनयकर्ता। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जिन मुद्दों पर जनता जवाब चाहती है, उन्हें जानबूझकर हंगामे की भेंट चढ़ा दिया गया। सत्र का समापन उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे, लेकिन पूरे सत्र में उनकी भागीदारी भी सीमित रही। अब जब मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, तो देश के सामने कई सवाल खड़े हैं। क्या संसद को केवल विधेयक पारित करने की मशीन बना देना चाहिए? क्या बहस और विमर्श का स्थान अब शोरगुल और विरोध प्रदर्शन ने ले लिया है? और सबसे अहम, क्या भारत का लोकतंत्र संसद के अंदर भी उतना ही जीवंत और उत्तरदायी है जितना वह चुनावों के समय बाहर दिखाई देता है? संसद किसी सरकार की नहीं होती, न ही किसी दल की। ये वो मंच है जो देश की दिशा तय करता है। लेकिन जब सत्र की बहसों से ज्यादा खबरें हंगामे, विरोध और बॉयकॉट से बनी, तो ये केवल संसद की विफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र की चेतावनी बन जाती है। अब जरूरत है आत्ममंथन की। सभी दलों, सभी सांसदों को ये सोचना होगा कि क्या वे संसद में वो कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें जनता ने चुनकर भेजा था, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने से नहीं, संसद में जिम्मेदारी निभाने से जीवित रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि ये मिशन बेहद सफल रहा है और टीम सभी तकनीकी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने मिशन की वैज्ञानिक महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे अभियानों के क्रियान्वयन से कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं जिन्हें न मापा जा सकता है और न ही दर्ज किया जा सकता है। यह अनुभव अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य की दिशा तय करने में सहायक होगा। आपको बता दें कि एक्सियम 4 मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने क्रू ड्रैगन यान में मिशन पायलट की भूमिका निभाई थी और इस मिशन के तहत भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए प्रयोगों को अंजाम दिया गया और स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रदर्शन भी किए गए। A human spaceflight mission end to end is more than the training actually. The supplementary knowledge that you get just by being there, the experience of it, the conversations that you have, the interaction that you have with people who have had a history of human spaceflight, it is invaluable. And I think all of this information that I have been able to collect in the past 1 year is going to be extremely useful for us for our own mission, the Gaganyaan and the Bharatiya Antariksh Station. And very soon we shall see somebody traveling up in our capsule from our rocket, from our soil. In spite of all this training, आपने चाहे जितनी भी ट्रेनिंग की हो, लेकिन उसके बाद भी जब आप उस रॉकेट पे बैठते हैं और जब वो इंजन इग्नाइट होते हैं, when they catch fire, I think it is a very different feeling. I had not imagined of how it would feel like, and I was actually, running behind the rocket for the first few seconds. I took time to catch up to it.
from that point of time till the time we splashed down, the experience has been unbelievable. It has been so exciting and so amazing that I really have been struggling to find words of how do I convey it to you so that you live that through my words. Probably I'll take some more time. But the training prepares you very well for the mission, but the experience is very different from what you learn on ground. On orbit, when we reached, and you would have seen that the body undergoes a lot of changes. There are different things that happen to you. जब प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा सर इस समय प्रॉब्ली इस साइज से दुगना था. इट वॉज डबल दिस साइज. एंड सो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में. यू डोंट फील गुड फॉर द फर्स्ट 3 to 4 days, बट यू स्टिल आर वर्किंग एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम्स एंड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. बट उसके बाद 3 से 4 दिन में ही आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है. उसको अच्छा लगने लगता है. एंड यू स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल एंड यू स्टार्ट feeling okay and everything becomes all right. And then when you have spent 20 days, आप जब रह चुके हैं वहाँ पे 20 दिन के बाद, when you come back, then again the body forgets of how it is to live in gravity. And so it again has to readjust and rewire to understand of what it takes to just walk or just hold things or just do things. I narrated this incident in one of the interviews, I think before, that I was sitting on my bed and I was holding my laptop, and the habit was so ingrained in me that I held my laptop and I left it, hoping that it will float. But unfortunately, we have gravity here. So it just fell down, and thankfully nothing happened because of the carpet. But that is the kind of rewiring your brain has to undergo, when you come back, when you go up or when you come back. और अब बात करेंगे बिहार के. बिहार चुनाव से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर दिए हैं. छठ और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस बार बिहार के लिए 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. यही नहीं, यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने त्योहारी ऑफर की भी घोषणा की है, जहां पर 13 से लेकर 26 अक्टूबर और 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच यात्रा करने वालों को वापसी टिकट पर 20% तक की छूट दी जाएगी. इसके अलावा बिहार से 4 नई अमृत भारत ट्रेनें जल्द शुरू होंगी और पूर्णिया से पटना तक एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है. चुनावी मौसम में ये घोषणाएं कितना असर डालेंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यात्रियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है. माननीय श्री सम्राट चौधरी जी से, माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से, माननीय ललन सिंह जी से, माननीय संजय झा जी से बहुत डिटेल में चर्चा हुई. और जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्यौहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया. और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो. तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ कि आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, विशेषकर दीपावली और छठ, जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है. एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बहुत अच्छा इस बार एक नई पॉलिसी लाए हैं कि जो रिटर्न जर्नी होगी उसमें कंफर्म टिकट दिया जाएगा. जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे, उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा. ये प्रयोग भी इस फेस्टिवल सीजन में किया जा रहा है. साथियों, और आज भी तय हुआ कि 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद. मैं रिपीट कर रहा हूं, अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी. गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर बचाओ अधिकार यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता अब पूरी तरह जागरूक है और अपने अधिकारों को लेकर गंभीर भी है। उन्होंने दावा किया है कि इस यात्रा को जमीन पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिनों में यही जनता मौजूदा सरकार को करारा जवाब भी देगी। तेजस्वी के इस बयान को चुनावी माहौल में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनिए। जनता है और अपने अधिकार को वो जानते हैं और जिस हिसाब से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद जो है मिल रहा है और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है हो रहा है। भाजपा के लोग, चुनाव आयोग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब मौजूदा सरकार को देगी। सर, नीतीश जी आज पहली बार मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में दरों के युक्तिकरण को लेकर हुई जीओएम की अहम बैठक के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से टैक्स स्लैब को सरल बनाने के जो प्रस्ताव आए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई है और अब उसे जीएसटी परिषद को भेजा गया है। खास बात ये रही कि 2 टैक्स स्लैब 12% और 28% को खत्म करने के प्रस्ताव को समर्थन मिल गया है। आइए जानते हैं बैठक में क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ कहा गया। उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ स्टेट के, इसके बावजूद हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल को रेफर किया है। अब जीएसटी काउंसिल उसमें निर्णय लेगा और जो केंद्र सरकार के प्रस्ताव हैं 2 स्लैब को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव पर हम लोगों ने विचार किया और समर्थन दिया है और हम लोग इसको रिकमेंडेशन दिए हैं। अब जीएसटी काउंसिल इसको फैसला लेकर, क्या रिकमेंडेशन है सर? हम लोगों ने जीएम के तरफ से स्पष्ट तौर पर ये निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 प्रस्ताव आए हैं, स्लैब 12% टैक्स को खत्म करने के लिए और 28% के टैक्स को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव का समर्थन। उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ पूर्व न्यायाधीश और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, तो वहीं दूसरी तरफ है एनडीए के दावेदार तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले नेता सीपी राधाकृष्णन। नामांकन से लेकर शक्ति प्रदर्शन तक, रणनीति से लेकर सीटों के गणित तक, कौन होगा इस रेस का विजेता और किसके पास है उपराष्ट्रपति की कुर्सी का मजबूत समीकरण, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे ऊंची संवैधानिक कुर्सी उपराष्ट्रपति पद, संविधान सदन का सेंट्रल हॉल और सियासी का सबसे अहम अखाड़ा। इसी हॉल में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाई। पूर्व सीएम कोर्ट जज और कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने यहां नामांकन दाखिल किया। गठबंधन का दावा है कि यह लड़ाई संविधान की रक्षा की लड़ाई है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में भी एनडीए का पावर शो दिखा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर बीजेपी के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रही। यहाँ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने रणनीति बनाई और समर्थक जुटाने का सिलसिला तेज किया। अगर बात करें वी सुदर्शन रेड्डी की, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, संवैधानिक कानून और मानव अधिकार मामलों में गहरी पकड़ है। वहीं सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता, तमिलनाडु की राजनीति में अहम चेहरा, पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ है। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी छवि और अनुभव के हथियार बनाकर मैदान में उतर चुके हैं। अब जंग का सबसे अहम पहलू संसदीय गणित है, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है और राज्यसभा में भी उनके पास कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से ज्यादा संख्या बल है। यानी नंबर गेम फिलहाल एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन इस चुनाव को नैतिक लड़ाई बताकर मैदान में उतरा है। यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर है। यह संसद की गरिमा और संविधान की व्याख्या का भी सवाल है। इसलिए इंडिया गठबंधन इसे संविधान बचाने की मांग बता रहा है, तो एनडीए इसे स्थिरता और विकास की गारंटी बता रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष के लिए सियासी संदेश देने का अवसर है। वहीं एनडीए इसे एक तरफा जीत की तरह पेश करने की तैयारी में है।
सियासत के जानकारों के मुताबिक नतीजा पहले से साफ हो सकता है, लेकिन रणनीति और विपक्ष का एकजुट होना भविष्य की राजनीति के लिए बड़ा संकेत है। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव की चर्चा जोरों पर है। संसद के गलियारों में बता दें कि और टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही सवाल है, क्या अनुभव और न्यायिक छवि वाले सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की सियासी नैया पार लगाएंगे या फिर सीपी राधाकृष्ण का मजबूत संगठन और एनडीए का संख्या बल उन्हें उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी तक पहुंचा देगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद का इतिहास गवाह है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने लेकर एम वेंकैया नायडू तक इस कुर्सी पर बैठे नेताओं ने सदन की मर्यादा को नया आयाम दिया है। यह कुर्सी एक डिप्टी पोस्ट नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर अहम जिम्मेदारी निभाने वाली है। इसलिए यहाँ बैठने वाला हर नेता न सिर्फ राजनीतिक शख्सियत होता है बल्कि संवैधानिक मर्यादा और गरिमा का चेहरा भी बन जाता है। राजधानी दिल्ली में हर कदम पर सियासी गणित बदल रहा है। कहीं सांसदों की गिनती की जा रही है, कई रणनीतिक बैठकें हो रही हैं और कहीं पार्टी व्हिप जारी कर सांसदों को लाइन में लाने की कवायद चल रही है। संसद के इस चुनाव में जनता का सीधा वोट नहीं है, लेकिन जनता की नजरें जरूर है, क्योंकि यह चुनाव बताता है कि देश की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति पद की जंग दिलचस्प मोड़ पर है, जहां गणित एनडीए के पक्ष में है और इंडिया गठबंधन ने सियासी लड़ाई का नया संदेश देने की कोशिश की है। अब 6 साल के लिए देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला संसद के सदस्य करेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव ने सत्ता और विपक्ष दोनों को नए सियासी समीकरण बनाने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।